सीएम सैनी ने की हरियाणा विजन 2047 की समीक्षा। 5 वर्षीय रोड मैप और कार्य योजना पर मंथन। पीडब्ल्यूडी और पुलिस हाउसिंग अधिकारियों के साथ बैठक। हरियाणा के पंचकुला में दिन दहाड़े फायरिंग। 2 अज्ञात हमलावरों ने युवक पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। दोनों आरोपी गिरफ्तार। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से कनेक्शन। हरियाणा को खालिस्तान बनाने और कुरुक्षेत्र के मंदिरों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए दी गई धमकी। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां। फरीदाबाद में पर्यावरण दिवस से पहले सफाई अभियान शुरू। विधायक मूलचंद शर्मा ने झाड़ू लगाकर किया शुभारंभ। नगर निगम की टीम के साथ स्वच्छता अभियान में की भागीदारी। शिमला में रेहड़ी लगाने वाले चंदन की मौत पर भड़का आक्रोश। नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप। 25 लाख मुआवजे और नौकरी की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट्स की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां हरियाणा के पंचकुला में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े शूटरों ने नगर निगम वार्ड 1 के पार्षद के देवर रतन लुबाना पर जानलेवा फायरिंग की है। हमले में रतन लुबाना गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। वारदात के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को रोकने की कोशिश की है, जहां मुठभेड़ में दोनों शूटर घायल हो गए हैं। पुलिस ने उन्हें काबू में लेकर के अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल मामले में एक स्थानीय व्यक्ति भी घायल हुआ है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस गहनता के साथ कर रही है। और वही हरियाणा में खालिस्तान के नाम पर भेजे गए एक धमकी भरी ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई हैं। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए मेल में कुरुक्षेत्र और स्थाणु महादेव मंदिर, पिहोवा के कार्तिकेय मंदिर, गुरुग्राम के मेयर कार्यालय, नगर निगम कार्यालय और रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने की धमकी दी गई है। ईमेल में 5 और 6 जून को ईडी धमाकों को लेकर के चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि आईईडी धमाका हो सकता है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के आगामी कुरुक्षेत्र दौरे को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां ईमेल की जांच में जुटी हुई हैं और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ को देखते हुए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीजीपी प्रवीण कुमार सिन्हा ने बताया है कि 6 जून को होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर पूरे शहर और आसपास के क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत लगभग 4000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें बाहर से बुलाए गए हैं और काफी बल बुलाए गए हैं। अमृतसर जिला पुलिस के जवान और साथ ही वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा सीएपीएफ की 5 कंपनियां भी शहर में तैनात की गई हैं। कल तो आप इस एरिया का दौरा कर रहे हैं। डिटेल च सारे एजेंसीज नाल मीटिंग हुई है। तुहानू पता है कि जिहड़ी डिप्लॉयमेंट है अमृतसर दे विच वो कई सारे फोर्सेस दी हैगी है। तुसी देख रहे होने साडे कोल बीएसएफ, आरएएफ, आईटीबीपी तिन्ने फोर्सेस दी कंपनी सानू मिली है इस साल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिता है। सो पूरे इलाके दे विच पंजाब पुलिस तो अलावा मैं अमृतसर शहर और नाल दे जिलियां दा नू मिला के कह रहा 11 कंपनी जिहड़ी है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस दी लगाई गई है।
और वहीं हरियाणा सरकार राज्य के दीर्घकालिक दिवस विजन को लेकर के लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने आज हरियाणा विजन 2047 को लेकर के एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में पुलिस, हाउसिंग कॉर्पोरेशन, लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी और B&R सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास लक्ष्यों को निर्धारित समय में पूरा करने का निर्देश दिया है और कहा है कि तैयार किए गए 5 वर्षीय रोड मैप और योजनाओं को लेकर के प्रगति की समीक्षा भी की है। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बेहतर समन्वय और समयबद्ध परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि हरियाणा को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लक्ष्य को गति मिल सके। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रोहतक में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि रोहतक में पानी, बिजली और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस जल्द बड़ा प्रदर्शन करेगी। बत्रा ने मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा है कि प्रदेश की सरकार दिल्ली में चल रही है और सीएम के पास स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री का गुरु बताते हुए कहा है कि नायाब सैनी जितनी जल्दी उनसे दूरी बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। कि आज रोहतक में बुरा हाल है, त्राहिमाम है। आज ना पानी है ना बिजली है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, रोजाना लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज क्राइम का बुरा हाल है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, व्यापारियों को थ्रेट आ रहे हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज सरकारी अधिकारी बिल्कुल ऐसे हो गए हैं बेलगाम। मेरी आज बीके हरिप्रसाद जी से भी बात हुई है, मेरी आज PCD प्रेसिडेंट से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है युगो है, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, लेटर जारी किया नहीं। चलो मैं करने लग रहा हूँ, आई विल फेस। मैंने उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये मीटिंग की है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस से एक दिन पहले ही फरीदाबाद में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 40 से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने नगर निगम टीम के साथ खुद झाड़ू उठा करके सफाई अभियान का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण केवल 5 जून तक सीमित नहीं होना चाहिए, उनका ऐसा कहना है, बल्कि इसे रोजमर्रा की आदत बनाना जरूरी है। नगर निगम द्वारा चलाया गया ये सफाई अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। वहीं कल से शहर भर में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें अधिकारी, पार्षद और सामाजिक संगठन भी शामिल होंगे। विधायक ने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और अभियान में सहयोग करने की अपील की है। 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से ही निगम ने पूरे सफाई अभियान की शुरुआत की है। कल से पूरे दुनिया में कल उसको धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और मैं कहता हूँ फरीदाबाद के सभी वार्डों में, सभी ग्रामीण अंचल में सफाइयाँ और वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और मैं कहता हूँ इसको सबको हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार इसको विश्व स्तर पर बना रही है और सफाई का अभियान सभी शहर के विधायकगण, पार्षदगण, अधिकारी, आम सामाजिक धार्मिक संगठन इस सफाई अभियान में रहेंगे। और वहीं महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में आगामी 15 जून से मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जाने वाले इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाना है। निर्वाचक पंजीयन अधिकारी और SDM उदय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 15 जून से 14 जुलाई तक सभी BLO घर घर जाकर के सर्वे करेंगे और मतदाताओं को
उनका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म के दौरान सारी तरीकों की पुष्टि की जाएगी कि कोई भी फॉर्म में दिक्कत ना हो। इसके बाद 21 जुलाई को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन होगा, जबकि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। सभी दावों के निस्तारण के बाद 22 सितंबर को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। जो हमारा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा, ट्रेनिंग के बाद इसमें हाउस टू हाउस विजिट हमारा बीएलओ जो करेंगे, 15/6 से ये शुरू होगा और 14/7 तक ये चलेगा। इसके दौरान जो एम्यूनेशन फॉर्म होगा उसको उन उपलब्ध कराएंगे सभी वोटर्स को, और सारी जो जानकारियां हैं पर द शेड्यूल वो कलेक्ट की जाएंगी। उसके बाद इसी बीच में हमारा एक पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन है, वो इससे अलग 14/7 और से 21/7 तक रहेगा। उसके बाद 21/7 से और 20/8 तक जो भी ये पीरियड रहेगा, इसमें क्लेम और ऑब्जेक्शंस, इस कार्य में जो क्लेम्स होगा या किसी की आपत्ति होगी वो 21 से और 21/7/26 से लेकर के 20/8/26 तक उसको लिया जाएगा। और उसमें उन जो क्लेम हमारे पास आएंगे उनके लिए डिस्पोजल क्लेम जो ऑब्जेक्शंस है 21/7/26 से लेकर के 18/9/26 तक ये उनका डिस्पोजल होना है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ फाइनल इलेक्टोरल रोल होगी जो 22/9/26 को होगी। और वहीं पंजाब के संगरूर में सेवा केंद्र कर्मचारियों की मांगों को लेकर के समर्थन में चल रहे धरने में शिरोमणि अकाली दल के अलका इंचार्ज हरविंद खन्ना शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार पर कर्मचारियों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। खन्ना ने यह भी कहा है कि जो कर्मचारी आम जनता को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, वे खुद अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सेवा केंद्रों की उपलब्धियों का प्रचार तो कर रही है, लेकिन कर्मचारियों को उचित वेतन और रोजगार सुरक्षा देने में विफल हो रही है। वहीं सेवा केंद्र कर्मचारी यूनियन ने समान काम के लिए समान वेतन, ठेका प्रथा समाप्त करने और सेवाओं को नियमित करने की मांग उठाई है। खन्ना ने भरोसा दिलाया है कि उनकी पार्टी कर्मचारियों की जायज मांगों को उठाएगी और उनके साथ लगातार खड़ी रहेगी। और ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कि चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां कैथल जिले के राजौंद में डीसी अपराजिता के औचक निरीक्षण से प्रशासनिक कार्यालय में हड़कंप मच गया। डीसी ने तहसील कार्यालय, बीडीपीओ कार्यालय और नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया है और साथ ही व्यवस्थाओं और जनसेवाओं की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार स्नेह लता कार्यालय से अनुपस्थित मिली, जिस पर डीसी ने नाराजगी जताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और निर्देश दिया है कि सभी लोग मौजूद रहे। डीसी ने आम नागरिकों से भी संवाद किया है और उनकी समस्याएं भी सुनी है। अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कार्य निपटाने का निर्देश दिया गया है। वहीं नगर पालिका में सफाई व्यवस्था, विकास कार्यों और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई है। डीसी ने स्पष्ट किया है कि जनहित के मामलों में किसी भी प्रकार की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं कैथल एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कलायत में एक निजी बैंक की महिला कर्मचारी को 60,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला कर्मचारी लोन माफी, डेथ क्लेम सेटलमेंट और एनओसी जारी करने के लिए इसके बदले पैसे लेती थी, यानी कि रिश्वत मांगती थी। कलायत निवासी रमन की शिकायत पर एसीबी ने जाल बिछा करके महिला को अनाज मंडी के पास से चाय की दुकान से रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। शिकायतकर्ता ने रिश्वत मांगने की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी एसीबी को सौंपी है। फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच जारी है। रमन नाम वासी कलायत शिकायत लेके दफ्तर में आया, जिसने बतलाया कि मेरे पिता की डेथ मार्च महीने में हो गई थी और उसने HDFC एर्गो लोन शाखा से लोन करवाया हुआ था, जो लोन का भी बीमा था
उसकी लोन को सेटलमेंट करने के नाम के मेरे से HDFC बैंक की एजेंट मुकेश रानी ने कहा कि भी मैं तेरा सारा सेटल करा दूंगी, इसके लिए आपको 10% कमीशन के तौर पे देने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास 80,000 रुपये नहीं है, लगभग 8 लाख का उसका लोन सेटल हुआ था। उन्होंने कहा मेरे पास 80,000 रुपये नहीं है, तो करते इनका सौदा तय हो गया 60,000 में। 60,000 रुपये लेके आज इसने बुलाया था कि भी मैं अपना आप सेटल करवा दूंगी, ये अपने बैंक वालों से। और जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसने नाम बताया भीषम, अगर उस मैं सारा सेटल करवा दूंगी, उसके बाद आपको NOC जारी कर देंगे। तो ये इस पर रेडिंग पार्टी तैयार की गई, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए कलायत अनाज मंडी में बाहर मेन चाय के खोखे पर 60,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और वहीं रेवाड़ी पुलिस ने गांव धवाना की बड़ी में मिले महिला के शव के मामले का खुलासा करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी कंवरपाल ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी ज्योति की गला दबा करके हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शव को चटाई में लपेट करके बाइक से गांव धवाना के जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने तकनीकी और गहन जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब का आदी है और उसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सुबह 3 बजे जब कभी आदमी कोई मोमेंट नहीं होती, आदमी सोते रहते हैं, उस पर नीली चटाई में पैक किया है डेड बॉडी को और मोटरसाइकिल पर लेकर के दवाना के फॉरेस्ट की जमीन में बनी के अंदर डाल का है ताकि किसी को पता ना लगे। पूरी रात डेड बॉडी के पास ही बैठा है। दूसरी इसका ऐसा एक्ट रहा है कि ये शराब पीता रहा है, इसको इस चीज का होश आवाज ही नहीं था। शराब की लत के अनुसार ही अक्सर पत्नी विरोध करती थी, ये मानता नहीं था। इसने पत्नी का गला दबाया और मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसको मौत के घाट उतार दिया। और वहीं शिमला में रेहड़ी लगाने वाले चंदन की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 31 मई को नगर निगम की कथित कार्रवाई के दौरान चंदन गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद ICU में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर के रेहड़ी फड़ी यूनियन और श्रमिक संगठनों ने नाराजगी जताई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने नगर निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मृतका के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और इसके अलावा एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और बच्चों की शिक्षा पर पूरा फोकस और पूरा खर्च करने का ये मांग की है। और आपको बताते चले कि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहाँ काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं। ये साथी जो है समस्तीपुर का, बिहार का रहने वाला था, बड़ी छोटी उम्र, 32 साल की, छोटे छोटे बच्चे हैं 2 और 4 साल के। ये अपनी रोजी रोटी इससे चलाता था। और हमारे देश का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद 21 है वो जीने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 19 किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में अपना प्रोफेशन चलाने का अधिकार देता है, व्यवसाय चलाने का अधिकार देता है। और उसी परिदृश्य में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में 2014 का स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना था। उसके बावजूद जो है ये जो छीना झपटी है, मार पिटाई है, धक्के मुक्की है, गाड़ियां दौड़ाकर जो खौफ पैदा करना है, ये 31 मई को जिस तरीके से किया और उसमें वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी साफड़ा दफड़ी में जो गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये एक तरह से हत्या है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भिवानी के तोशाम बाईपास पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 6 बच्चों के पिता की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब महेंद्र सिंह पानी का टैंकर लेकर के जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और महेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि मृतक अपने पीछे 6 बच्चों को छोड़ गया है और पूरा परिवार है। ट्रक डंपर जो चालक था, ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई मौके पर। उसके बाद
उनके परिजनों के बयान पर ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और शव का पोस्टमार्टम करवा के वारसान के हवाले कर दिया। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना तोशाम बाईपास यादव फायर स्टेशन है, ये सर्विस स्टेशन के पास। किस तरह की घटना, कहाँ जा रहा था, किस तरह हुई? पानी का टैंकर लेके जा रहा था ये, और जो डंपर चालक था उसने बड़ी तेज गति के अपना लापरवाही से चलाकर उसको पीछे से ओवरटेक कर दिया। और वहीं नंगल के श्री आनंदपुर साहिब मुख्य मार्ग पर आज एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सभी श्रद्धालु जिला ऊना के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पीर निगाहे से माथा टेक करके अपने गांव वापस लौट रहे थे। तभी गांव दड़ौली के पास चालक को अचानक नींद आ गई और जिसके कारण वाहन अनियंत्रित होकर के खेतों में जा पलटा। घटना की सूचना 112 हेल्पलाइन नंबर पर दी गई, जिसके बाद सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल नंगल में भर्ती कराया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। कंट्रोल से जी पड़ रही है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਜੀ ਆਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ 10-12 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ? 20 ਲੱਖ ਸਵਾਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪੀਰ ਗਾਹ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਹੈ? 10:30 ਵਜੇ ਲੱਗਭਗ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁੱਜ ਗਏ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। मतलब 30-35 बंदे सीगे। 20-22 बंदे ला लो। और वहीं होशियारपुर के मुंगेरियान क्षेत्र के गांव बेला सरियाना में आज एक किराना दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है और आग लगने का कारण फिलहाल यही बताया जा रहा है, जो देखते ही देखते विकराल रूप ले गया। आग लगने के दौरान दुकान के अंदर रखा गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ और दुकान के अंदर काफी ज्यादा जो सामान थे वो सभी जल के राख हो गए। इस हादसे में दुकान मालिक चनन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत हाजीपुर के सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अब तक करीब 16 लाख रुपए के अधिक सामान जो है और नकदी जल करके राख हो गए हैं। ਇਹ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋੜ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 15-16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫਟਿਆ ਇੱਥੇ? ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫਟ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਵੀ ਫਟ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਆ? ਕਾਫੀ ਜਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ अपना नुकसान देख के ही इन्नी अग लग गई भी वो आप भी हाथ पैर जला के बैठा, मूंह भी चेका लग गया। 8:30 बजे लगी अग। हाँ जी, अंदर पिया सिलेंडर भी फट गया ਸੀ? सिलेंडर तो बाद च फटिया, पता नहीं पहला फ्रिज फ्रुज ही गई। लगभग किन्ने ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? 15-16 ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੈਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ? हाँ जी, ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀਗਾ ਅੰਦਰ। ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी, ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और वहीं पठानकोट के सरना चौक इलाके में आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते दुकानों में रखा सारा सामान जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। 6 गाड़ियां ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को संभावित वजह माना जा रहा है। इस हादसे में दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ है, लाखों का सामान जल करके राख हो गया है। पीड़ित व्यापारियों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। अचानक अग लगी अंदर, घड़ियां 3 दुकाना में, मेरा फर्नीचर की दुकान है, कोई 3 लाख के करीब अंदर सामान ही खराब हो गया। किन्ने क बजे दी गल है कि पता लगा? सानू तो सवेरे पता लगा जी कोई 4:30-5 बजे।
ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, 6 ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। 4:30 ਪੂਰੇ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਮੁझे ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਕਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਪੱਕੇ ਪਈ ਫਿਟਿੰਗ ਫੁਟਿੰਗ ਸਾਰੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇੜੇ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ, ਮਦਨ ਲਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਪੁੱਕੇ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 8-10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ हो गया। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।